हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे एंट्री सिस्टम। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग सिस्टम में दो एंट्री सिस्टम था, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। ये हम लोगों का क्लास 2 है, याद रखना। बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट का क्लास 2 हम लोग कर रहे हैं। क्लास 2 ये सारे डेमो लेक्चर आपके यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। 10 क्लास हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हो पाएगा तो ज़्यादा क्लासेस हम लोग देंगे, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि एंट्री सिस्टम यानी अकाउंटिंग करने के कुछ सिस्टम्स है, कुछ मेथड्स है, और वो दो तरह के मेथड्स है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन लगाएगा? जो छोटा बिजनेसमैन होगा और जिसके यहाँ पॉसिबल भी नहीं कि वो डबल मेंटेन कर पाए, क्योंकि डबल में ज़्यादा खर्च होता है, तो वो लगाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक मेथड है, उसको कोई सही नहीं मानता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक मेथड है। इसको कौन लगाएगा? बड़ा बिजनेसमैन यूज करेगा। इसमें 2 बार आपको एंट्री करना पड़ेगा, यानी जितने लोग आपको रसीद काट के देते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम वाले हैं, ठीक है, जितने लोग बड़े बिजनेसमैन हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। चलो, दिख ठीक ही रहा है ब्लू में। डबल एंट्री सिस्टम बात कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, अगर पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो इसके फादर का नाम बताए थे कि किसने डेवलप किया था दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम को किसने डेवलप किया था? तो लुका पैसोली ने डेवलप किया था, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पूछता है ओरिजिन कौन से कंट्री से हुआ है, तो इटली से, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, ये सीधा नहीं पूछेगा डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से आया। लोग बोलता है अकाउंटिंग कंसेप्ट सबसे पहले कौन सा देश दिया, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट देने वाला सबसे फर्स्ट देश जो है वो कौन है? इटली है। इटली से शुरू हुआ था। किसने इसको डेवलप किया था? फादर का नाम भी हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, लूका पेसोली, LUCA। कब डेवलप किया था, कौन से ईयर में डेवलप किया था? 1494। और इंटरेस्टेड बात यह है कि मैथ्स का आदमी था, ये मैथमेटिशियन था, इसका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं। फिर भी इसने एक कंसेप्ट दिया कि हर बिजनेस में 2 पार्टी होते हैं। हर बिजनेस के ट्रांजेक्शन में देखिएगा तो 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है। तो क्यों ना दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि इससे पहले 1494 से पहले दुनिया में एक ही सिस्टम था, सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट को लिखते थे, किसी किसी के दोनों के लिखते थे, किसी किसी का वो भी नहीं लिखते थे। मतलब पहले जो सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किसी ट्रांजेक्शन का दोनों पार्टी लिखा जाता है, किसी का एक लिखा जाता है, किसी का वो भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए उसको अनसाइंटिफिक बोलते हैं कि अरे कम से कम सिंगल है तो सबका सिंगल लिखो, वो भी नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। अगर सबका सिंगल लिखा था तो भी कुछ हिसाब सही होता, लेकिन किसी किसी का तो पूरा लिखने नहीं है, छोड़ दो, लिखना ही नहीं है। किसी का दोनों लिखेंगे और किसी का एक लिखेंगे, तो इसलिए इसको अनसाइंटिफिक बोलते थे। लेकिन जब 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आया, लुका पेसोली लेकर आया, तो ये बोलता है कि हर बिजनेस के ट्रांजेक्शन में 2 पार्टी होंगे, लेन देन में 2 पक्षकार होंगे, दोनों पक्षकारों के बुक में अगर आप लिखेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। अब इसने डबल एंट्री सिस्टम दे तो दिया, लोग बोले लिखेंगे कैसे, तुम बोल रहे 2 बार लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए इसने रूल्स बनाया। और एक नियम आप शुरू से, जब से कॉमर्स पढ़ रहे तब से जानते होंगे, डेबिट और क्रेडिट, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो हर बार कॉमर्स के स्टूडेंट को उठा उठा के पटक रहा है। हम लोग हर बार इसी से पटकाते हैं, इसी से हार मान जाते हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड तभी आया जब डबल एंट्री सिस्टम आया। सिंगल में डेबिट क्रेडिट का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं, क्योंकि जहां सिंगल एंट्री सिस्टम लगेगा वहां जर्नल नहीं बनेगा। जर्नल कैसे बनाएंगे? जर्नल में 2 पार्टी चाहिए ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 2 ना चाहिए। सिंगल बोलता है एक ही लिखना है, तो इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में जर्नल नहीं बन सकता, लेजर भी नहीं बन सकता। जब जर्नल नहीं बनेगा तो लेजर कैसे बनेगा, और जब लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल कैसे बनाएंगे? ट्रायल में 2 साइड होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए, यहाँ लिखे नहीं तो बराबर कैसे होगा? इसीलिए इसका मतलब है कि उसका फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनता है, लेकिन जैसे हम लोग सीखे हैं वैसे नहीं बनता कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऐसा नहीं बनता। 2 तरह का फॉर्मेट होता है फाइनल अकाउंट बनाने का। एक होता है अकाउंटिंग फॉर्मेट जो आप लोग जानते हैं, जिसमें पार्टिकुलर अमाउंट लिखा रहता है। एक होता है स्टेटमेंट फॉर्मेट जो आप नहीं जानते, ऐसे होता है, ऐसे बनता है फाइनल अकाउंट, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट फॉर्मेट यूज करता है और डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट यूज करता है। अकाउंटिंग फॉर्मेट ऐसे पढ़े होंगे, पार्टिकुलर अमाउंट पढ़े ना, PA पापा वाला सिस्टम, पार्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से यहाँ दोनों साइड को लिखना पड़ता है। यहाँ डेबिट क्रेडिट यूज होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट यूज नहीं होता। यह स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर है।
तो दो तरह से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करता है स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर, और डबल एंट्री सिस्टम यूज करता है अकाउंटिंग फॉर्म ऑफ लेजर। समझ में आया? लेजर बनाने का अकाउंटिंग फॉर्मेट यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, और सिंगल एंट्री सिस्टम अपने यहाँ फाइनल अकाउंट बनाने के लिए स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर। ये सब बहुत कम जानकारी, बेसिक का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 11-12 ध्यान हम नहीं दे पाए, या उस समय जो टीचर हमको पढ़ा रहे थे वो नहीं बता पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ज्ञान से ही, ध्यान से ही हट गया, जो हमारे जहन में है ही नहीं, उसको समझिए। बेसिक को समझेंगे आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक जिसका रूट मजबूत नहीं रहेगा ना, वो आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए बेस अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। पूछ देगा कल होके कि ये जो लेजर का फॉर्मेट है कौन सा फॉर्मेट है, आपको पता नहीं लेजर दो तरह का होता है, लेजर दो तरह का बनता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर और अकाउंटिंग फॉर्म ऑफ लेजर। ठीक है, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है लेजर का, और ये किसका फॉर्मेट है? स्टेटमेंट। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या यूज करता है? स्टेटमेंट, क्योंकि वहां डेबिट क्रेडिट नहीं ना होता है, तो स्टेटमेंट जैसा बनाएगा वो। उसके यहाँ भी बैलेंस शीट बनता है, बट स्टेटमेंट जैसा बनाता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, वहां से प्रॉफिट निकालता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि डबल एंट्री सिस्टम तो दे दिया रे भैया, लिखेंगे कैसे? बोल दिया कि दोनों साइड को लिखिए, क्या सिस्टम होगा लिखने का? तो याद रखिएगा, इसने दो वर्ड दिया दुनिया को। एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे डेबिट। बताइए डेबिट बना किससे? डेबिट किससे बना है? और दूसरा वर्ड है क्रेडिट, किससे बना है? ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड आया कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले हम बेसिक से शुरुआत कीजिए। बहुत लोग तो बोल देते हैं सर क्रेडिट को तो शॉर्ट में CR लिखते हैं, डेबिट को क्या लिखते हैं? DR। ये तो समझ में आ रहा है CR यहां से आया होगा, ये वाला CR लिखाएगा, इसका DE है, तो DR कैसे लिखा गया? यहां से नहीं आया है, गलतफहमी मत जिए, ये क्रेडिट नहीं है। वो CR शॉर्ट में इसलिए बोला जाता है क्योंकि डेबिट वर्ड जो आया है वो बना है डेटर से। डेबिट कोई वर्ड ही नहीं होता है, डेबिट कोई वर्ड नहीं है, ये डेटर से बना है। डेटर, दो ही चीज दुनिया में है, देनदार और लेनदार, इसके अलावा कुछ है कहाँ? पूरा बिजनेस के दुनिया में दो ही चीज है, देनदारी और लेनदारी। अगर पुराना बिजनेस मैंने मिलेगा तो देखिएगा दो ही वर्ड बोलता है, मेरा मार्केट में इतना देनदारी है, इतना लेनदारी है, उतना ही है और कुछ नहीं। पूरा बिजनेस यही दोनों वर्ड पर टिका हुआ है, एक डेटर और दूसरा क्रेडिटर। इसी से देखिए कैसे हम जनरेट करेंगे अभी डेबिट और क्रेडिट, ध्यान रखिएगा। इसी से निकाल के लाएंगे एकदम मंथन करके, समुद्र मंथन करके डेबिट क्रेडिट को। ठीक से समझिएगा, ये है D और ये है R डेबिट, ये है C और ये है R क्या? क्रेडिट। अब समझ में आया? डेटर को शॉर्ट में, डेटर लंबा होता था बोलने में, तो लोग शॉर्ट में DR बोलने लगा, और DR को बाद में डेबिट बोल दिया, क्रेडिटर को CR और क्रेडिट बोल दिया। यही दो वर्ड है जो इस दुनिया में काम कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट। समझ गए? डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट किससे बना है? डेटर से। इसका मतलब है कि जो जो आपका डेटर होगा वो डेबिट होगा। नियम एक साथ बता दे रहे हैं, जो आपका डेटर होगा वो डेबिट होगा, और जो आपका क्रेडिटर होगा क्रेडिट होगा। अब बढ़ने घटने का अलग सिस्टम है, अभी बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया कि डेबिट वर्ड जो है वो किससे बना है? डेटर से। और क्रेडिट वर्ड किससे बना है? क्रेडिटर से। और बिजनेस में दो ही वर्ड है दुनिया में, डेटर और क्रेडिटर, तीसरा कुछ है ही नहीं। आप हमसे पढ़ रहे, आप हमको पैसा दीजिएगा, हम आपको डेटर मानते हैं, और हम अपने मालिक को रेंट देंगे, उनको क्रेडिटर मानते हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए? लेना और देना, लेना और देना। तो जिससे लेना है वो मेरे लिए, मेरे को जहां से लेना है, हमको जहां से लेना है वो मेरे लिए डेटर, और जिसको देना है वो क्रेडिटर। इसके अलावा धंधा में क्या होता है? लेना और देना, नाम है लेन देन। तो डेटर और क्रेडिटर से ही पूरा कंसेप्ट टिका हुआ है। तो याद रखना है, डेटर से क्या क्रिएट हुआ है? डेबिट। और क्रेडिटर से क्या क्रिएट हुआ है? क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके रूल्स को समझाएंगे कि आखिर क्या रूल्स है, कैसे डेबिट क्रेडिट कर देता है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग रूल्स को समझते हैं। डेबिट और क्रेडिट करने का नियम, क्या रूल्स है? तो ध्यान रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट करने के लिए अभी दो तरह के रूल्स बनाए गए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, जो सदियों से चलते आ रहा है, जो 1494 से चलते आ रहा है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, याद रखिएगा, परंपरागत अवधारणा। परंपरागत मतलब समझ गए, पुराना। पुराना सिस्टम, ये कब से चलते आ रहा है?
1494 ईस्वी से चलते आ रहा है। जब लुका पैसिओली डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था तब से ये नियम चलते आ रहा है डेबिट और क्रेडिट का, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। और एक नया कॉन्सेप्ट अभी डेवलप किया गया है जिसको हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट के दो कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, याद रखिएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है किसके द्वारा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो इसका दूसरा नाम है अमेरिकन कॉन्सेप्ट। क्यों नाम होगा अमेरिकन, आप समझ बताइए? इसलिए अमेरिकन कॉन्सेप्ट नाम है क्योंकि अमेरिका इसको डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय अमेरिका डेवलप किया, इसलिए इसको बोलते हैं अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अमेरिका ऐसे भी किसी दूसरे देश वाला कॉपी पेस्ट नहीं करता, अपना नियम बनाइए लेता है। अमेरिकन अवधारणा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे 11th क्लास में, एक चैप्टर आपको नहीं पता चला होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। पढ़ गए अकाउंटिंग इक्वेशन की चैप्टर होता है, लेकिन उसको समझ ही नहीं पाए कि बोल क्या रहा है। लेखांकन समीकरण अवधारणा, ये तीन कंसेप्ट है मॉडर्न वाले का नाम। अमेरिकन कंसेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। हम आपको यहाँ दोनों नियम सिखाएंगे लेकिन एक साथ नहीं, क्योंकि दोनों का एकदम उत्तर दक्षिण वाला हाल है। उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है, तो एक एक करके सिखाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और जानते हैं सबसे टफ ये है, और हम लोग को यही वाला जल्दी समझ में आता है। ये बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस सिस्टम में आओ, ठीक है? दुनिया हाईटेक हो गया, सब अपडेट अपने आप को कर रहा है, और हम आज भी ट्रेडिशनल सिस्टम में डेबिट क्रेडिट करते रह जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। ये कंसेप्ट नहीं काम करेगा जो हम लोग पढ़े हैं, जिसमें आप पढ़ते थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। जमाना चल गया 1494 और यहाँ 2026। इतना साल से आप यही रट रहे हैं तो दुनिया में आप पीछे हो जाएंगे। दुनिया कहाँ पहुंच गई है? मॉडर्न कंसेप्ट। एक लाइन में, मतलब आधा पेज नहीं होगा नियम, इतने में आपको समझा देंगे पूरा डेबिट क्रेडिट का नियम। बस इतना ही छोटा में, इतनी जगह हमको चाहिए इसमें। लेकिन इसमें तो 3 पेज समझाना पड़ता है। तो बताइए, महंगा तो यही ना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को यही जल्दी समझ में आता है क्योंकि आदत बन गया पुराना सिस्टम में। तो दुनिया हाईटेक हो चुका है, दुनिया बदल चुका है। अभी अपने सिस्टम को बदलिए और इसको सीखिए। ये भी हम सिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। पहले हम इसको बता ही देते हैं ताकि आपको पुराना एक बार याद ताज़ा करवा दे कि क्या क्या था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन से सिस्टम की? ट्रेडिशनल कंसेप्ट। किसका ट्रेडिशनल कंसेप्ट? ये क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल कंसेप्ट। तो डेबिट और क्रेडिट का ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड डीआर एंड सीआर, याद रहेगा? डेबिट और क्रेडिट का ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या बोलता था? ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो सबसे पहले समझिएगा कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जितने लेन देन जब होता है ना, तो उसमें पार्टीज होते हैं। जैसे रमेश गणेश को बेच रहा है तो 2 पार्टी है, माल बेचा जा रहा है तो गुड्स और कैश 2 पार्टी है। 2 पार्टी हमेशा रहेगा बिजनेस में, मिनिमम 2 पार्टी होना चाहिए तभी लेन देन होगा। नाम है लेन देन, तो 2 लोग होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये जो 2 लोग होंगे वो किस खाते से रिलेटेड होंगे? खाता, सबसे पहले हम लोग एक वर्ड सुनते हैं, अकाउंट। क्या होता है अकाउंट? बहुत बार आप अकाउंट ऐसे लिख देते हैं, बहुत लोग इसको अकाउंट पूरा लिख देते हैं। अकाउंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो अकाउंट होता क्या है? तो जितने लेन देन में जो पार्टीज होंगे ना, हर पार्टी का एक अकाउंट ओपन करेंगे। हर पार्टी को एक अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट। हर पार्टी का अकाउंट है। अब बोले क्यों बोलते हैं? तो याद कीजिए, बैंक को, बैंक में हर आदमी का एक अकाउंट होता है कि नहीं होता है? मिक्स नहीं करता है, सबका एक खाता होता है। बोलता है बैंक कि भैया हम अपने यहाँ अगर आपके लेन देन को लिखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका हम एक अकाउंट खोलेंगे और उसी अकाउंट में हम आपके सारे लेन देन को लिखेंगे। तो आप अगर किसी बैंक के साथ डील करना चाहते हो, ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, तो सबसे पहले बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, ताकि बैंक उसी अकाउंट के आधार पर आपके साथ डील करेगा। तो इसलिए अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन में पार्टीज है, उस पार्टी को सबसे पहले अकाउंट में बांटेंगे। कितने तरह के अकाउंट होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं खातों का वर्गीकरण।
सबसे पहले खातों में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे भाई, क्यों खाते में अलग अलग बांटते हैं? चलिए बैंक का एग्जांपल देंगे और जल्दी समझते जाइएगा। बैंक क्या करता है, आप जब जाइएगा कि सर हम आपके बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आपके बैंक में पैसा जमा निकालना चाहते हैं, तो जमा करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, बैंक सबसे पहले क्या बोलता है, खाता खोलो। क्योंकि बैंक में 4 तरह के खाते होते हैं। पहले बताओ तो तुम्हारा खाता किस नेचर का है मेरे भाई। तुम सेविंग अकाउंट खोल रहे हो, रेकरिंग डिपॉजिट खोल रहे हो, फिक्स डिपॉजिट खोल रहे हो, करेंट अकाउंट खोल रहे हो, नेचर बताइएगा, उसके हिसाब से ना आपको डील करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक लेजर में यानी एक खाते में बांटा जाएगा। अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो हमारे लिए सेविंग जैसा ट्रीटमेंट करेगा। करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो करेंट जैसा ट्रीटमेंट करेगा। अगर रेकरिंग अकाउंट खुलवाएंगे तो रेकरिंग जैसा ट्रीटमेंट करेगा। अगर हम फिक्स डिपॉजिट खुलवाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट जैसा ट्रीटमेंट करेगा। इसका मतलब साफ हुआ कि पहले आपके खाते के नेचर को पहचानेगा, फिर उसके हिसाब से रूल्स लगाएंगे। यहाँ भी वही करेंगे, सबसे पहले आपके खाते के नेचर को हम पहचानेंगे, उसके हिसाब से रूल्स लगाएंगे। तो पहले उसको बांट तो ले कि कितने तरह के हैं। तो चलिए सबसे पहले बांटते हैं। 2 तरह से बांटा जाता है अकाउंट्स को, 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में फिर से रिपीट कर रहे हैं, अकाउंट्स को 2 तरह से बांटा जाता है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए ट्रेडिशनल कंसेप्ट में। क्या है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सुने होंगे, पर ए सी लिखते हैं अकाउंट को। अकाउंट को शॉर्ट में किस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए सी अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। जैसे बैंक 4 तरह से बांटता है, हम लोग यहाँ कितने तरह से बांटते हैं, 2 तरह से हम लोग बांटते हैं। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले जितने लेन देन होते हैं उनको खातों में बांटिए। तो सबसे पहला खाता होता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता पहला, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। दूसरा कौन सा खाता है, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता। कोई दिक्कत है? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बैंक में, जैसे 5 बैंक क्या करता है, 4 कैटेगरी में बांटता है, पहले उसके हिसाब से ट्रीट करता है। हम लोगों को 2 ही कैटेगरी में बांटना है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें से आपको ये छांटना पड़ेगा कि कौन सा लेन देन पर्सन से रिलेटेड है। अगर कोई लेन देन पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल में जाएगा, और अगर कोई लेन देन पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो इम्पर्सनल में जाएगा। क्लियर? जैसे रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट क्या आदमी का नाम है, तो यहाँ जाएगा। मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आदमी का नाम है, यहाँ जाएगा। लेकिन रमेश से मशीन खरीद, रमेश इधर जाएगा, मशीन इधर जाएगा। मशीन तो आदमी नहीं है, रमेश आदमी है। तो ध्यान रखना है कि लेन देन में या तो दोनों पार्टी पर्सनल होगा, या तो एक इम्पर्सनल एक पर्सनल होगा, यस और नो, या दोनों इम्पर्सनल होगा, कुछ भी हो सकता है। जो 2 पार्टी होंगे दोनों कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है उसमें से कि भाई इसमें से आदमी वाला कौन है। जो आदमी से रिलेटेड इधर भेजो, और जो आदमी से रिलेटेड नहीं है उसको उधर शिफ्ट करो। यहाँ पे भी 2 कैटेगरी, जब इस दरवाजे में घुसाइएगा ना तो 2 दरवाजा इधर है, यहाँ भी आदमी रखा है, या इधर आओ इधर आओ। अब वो पूछेगा फिर बताएगा कैसा नेचर है, तो 2 पार्ट में बांटेगा। पहला होता है रियल अकाउंट। अब देखता है कि जो इम्पर्सनल है, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है और वो हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो रियल है, तो वो हो जाता है रियल अकाउंट। जैसे मशीन इम्पर्सनल है, पर्सन तो नहीं है, तो पहले इसमें आएगा इम्पर्सनल में, उसके बाद आएगा रियल में, क्योंकि मशीन को हम छू सकते हैं। और एक आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बताइए, नॉमिनल अकाउंट में कौन आएगा, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, नॉमिनल अकाउंट में नाम मात्र का खाता आता है, जिसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है, एक्सपेंसेज आता है, इनकम आता है। अभी हम बताएंगे सबका नियम, तो समझाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यानी अगर हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट करना है तो सबसे पहले पुराने कंसेप्ट में हम 2 तरह से खाते को बांट देंगे। यानी जो भी लेन देन में खाता नजर आएगा कि सर 2 पार्टी है, दोनों पार्टी को निकाल के लाएंगे भाई किससे रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड हो तो इसका रूल लगाएंगे आपके ऊपर, इससे रिलेटेड हो तो इसका रूल लगाएंगे। अब इससे रिलेटेड तो इसके अंदर 2 है, इससे रिलेटेड तो इसका नियम, इससे रिलेटेड तो इसका नियम। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि 3 ही नियम हम लोगों को पढ़ना है, एक पर्सनल अकाउंट का, एक रियल अकाउंट का, और एक नॉमिनल अकाउंट। 3 रूल अगर हम लोग पढ़ लें डेबिट क्रेडिट का तो फिर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत
नहीं होगा। 3 रूल अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। कंसेप्ट यहाँ क्लियर है, कभी भी याद रखना है, कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, एकदम क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको पर्सनल अकाउंट का रूल्स। क्या बता दिए, पर्सनल अकाउंट का रूल, कि पर्सनल अकाउंट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल। तो बताइए पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, तो बोलता है पर्सनल अकाउंट में आएगा पर्सन से रिलेटेड नाम। पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, पर्सन से, तो इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, कॉमा। अच्छा, पर्सन में हम लोग कभी कभी अपने आप को ही पर्सन समझते हैं कि हम ही लोग पर्सन है, ऐसा नहीं है। पर्सन अलग अलग है। देखिए पर्सन में हम लोग का नाम तो आएगा, बैंक भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, फर्म भी एक पर्सन है, और इंस्टीट्यूशन भी एक पर्सन है, टीटीसी, ये सब पर्सन कहलाता है। याद रखना है, हम लोग घमंड मत कीजिएगा कि हम ही लोग पर्सन हैं। हम लोगों के मतलब पर्सनल अकाउंट के अंदर इतने सारे नाम आते हैं, इसमें व्यक्ति, फर्म, बैंक, संस्था तथा संस्था के बाद कॉमा के कंपनी इत्यादि का नाम शामिल होता है। शामिल होता है। कहीं कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन कौन आएगा पर्सन में। राम, टाटा कंपनी, बैंक ऑफ इंडिया, एक पार्टनरशिप फर्म ले लेते हैं, रोहित एंड फर्म, और कौन बच गया, इंस्टीट्यूशन का नाम कॉमर्स वर्ड, CWH ऑनलाइन एकेडमी, ETC। ये सब हमारा क्या है, पर्सन है। अब हम लोग हैं नेचुरल पर्सन। पर्सन अलग अलग तरीके के होते हैं, हम लोग हैं नेचुरल पर्सन, नेचर से क्रिएट हुए हैं। लेकिन कंपनी, फर्म, बैंक, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लॉ के अगर दृष्टि से देखा जाए, कानून के दृष्टि से देखा जाए, तो ये भी एक पर्सन है। अगर आपका स्कूल पर्सन नहीं है तो स्कूल का अकाउंट बैंक में कैसे खुल गया? अगर कंपनी पर्सन नहीं है तो कंपनी का अकाउंट बैंक में कैसे खुल गया? इसका मतलब है कि पर्सन माना जाता है, लेकिन कौन सा पर्सन है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? तो आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। ये सब आर्टिफिशियल है आदमी को छोड़ के, हम लोग नेचुरल है। तो हम लोग नेचुरल पर्सन है, ये सारे लोग आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी बताएंगे भी कि ये लोग क्यों पर्सन माना जाता है। अच्छा, ये लोग कौन बताए ये लोग को पर्सन? तो लॉ, कानून बताता है कि कानून ये कहता है कि ये लोग पर्सन है। ठीक है, ये सारे क्रिएटेड बाय लॉ हैं, सब कंपनी से बनते, कानून से बनते हैं, और कानून बताता है कि ये पर्सन है। चाहे बैंक हो तो बैंक किससे बना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। संस्था के लिए अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आता है, कंपनी का कंपनी एक्ट आता है, सब के लिए, फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट है। तो ये जितने भी संस्थान बने हैं सबका एक लॉ है, उसी लॉ से ये बना है। इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। ये कोई भी बंदा क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट किया है? तो लॉ से क्रिएट किया है। जो इसके लिए लॉ बना है उस लॉ से कोई बंदा गया, उसको क्रिएट कर लिया। तो बोलता है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे पर्सन आएंगे जहाँ जिसके क्या क्या नाम होंगे, एक पर्सन, फर्म, बैंक, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, ये सब के नाम जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसके रूल्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स है वो देखिए। ये रूल्स कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं तथा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ध्यान रखिएगा रूल्स, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही कंसेप्ट है इसका। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं
कि कैसे ये रूल्स काम करता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो बताइए, ध्यान रखिएगा, पैसा हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम जमा कर रहे हैं तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट आएगा ना। तो बताइए कि रिसीवर कौन होता है, ठीक से समझिएगा। बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट कर रहे होते हैं, तो रिसीवर कौन होता है? पैसा हम बैंक में जमा कर रहे, रिसीवर कौन होगा? यस और नो? तो बताइए, बैंक रिसीवर है तो क्या नियम हमारा? डेबिट द रिसीवर। तो बताइए, हम जब पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं, तो अपने आप को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दो ही चीज़ होगा, डेबिट और क्रेडिट। तो बैंक को डेबिट में से ध्यान रखिएगा, जब हम पैसा जमा बैंक में करेंगे तो बैंक को डेबिट करते हैं, इसके अलावा बैंक के पास जो मैसेज जाता होगा डेबिटेड का जाता होगा, और मेरे पास क्या आएगा बताइए? जब उसको डेबिट करेंगे तो अपने खाते को क्रेडिट। याद कीजिए, आप लोगों के फ़ोन पे से जब पैसा आता है आपके बैंक में, यानी डिपॉजिट हो रहा है, तो आपके पास मैसेज आता है क्रेडिटेड। क्यों आता है क्रेडिटेड? क्योंकि यहाँ ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द। तो आप पैसा जमा कर रहे हैं, भले आप खुद नहीं जमा कर रहे, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव जमा कर रहा है, जैसे मेरा स्टूडेंट मेरे अकाउंट में डाल दिया फोन पे से, तो मेरा नहीं रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम ही डाल रहे हैं, उसको माना जाएगा हम ही डाले। जब हम डाल रहे हैं, जब पैसा मेरा जा रहा है, जमा हो रहा है, तो जो रिसीवर है वो डेबिट होगा नहीं, बैंक डेबिट मैसेज आएगा उसके पास, हमारे पास मैसेज आता है क्रेडिटेड। लेकिन अब उल्टा कर लिए, बैंक से अगर हम पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो हम रिसीवर कौन होगा बताइए? रिसीवर हम ना है जी, कस्टमर ना है। तो बताइए, कस्टमर रिसीवर है तो क्या होगा? कस्टमर बोल सकते हैं, चलो ठीक। तो कस्टमर बताइए, हम रिसीवर हैं, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, तो हम रिसीवर हैं, तो क्या बोलता है पढ़िए तो? डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर का खाता डेबिट होगा, तो जब आप पैसा बैंक से निकालते हैं तो आपके पास मैसेज डेबिट आता है कि नहीं? इसका मतलब है कि आपके खाते को डेबिट किया गया और बैंक के खाते को क्रेडिट किया गया, इसलिए आपको एंट्री मिलता है। आप समझ में आ रहा है कि बैंक डेबिट क्रेडिट का मैसेज क्यों भेजता है? क्रेडिटेड तब करेगा जब आपके खाते में पैसा आएगा, और आपके खाते में पैसा तब आएगा जब आप डिपॉजिट करोगे। लेकिन बैंक डेबिट क्यों लिखता है जानते हैं? क्योंकि हमारा अगर 1 लाख रुपए जमा है बैंक में, तो बैंक उसको कर्ज ना मानता है, संपत्ति मेरा है कि हमारा पैसा है, बैंक तो कर्ज मानता है कि कभी भी मांग लेगा ये आदमी। तो इसलिए बैंक हमारे पैसे को, जब हम अपना पैसा देते हैं तो बैंक उसको कर्ज मानता है। ठीक है, क्या मानता है? कर्ज मानता है, कि कभी भी ये चूंकि 1 लाख रखने के लिए दिया है, कभी भी मांग सकता है। लेकिन वही चीज अगर बैंक हमको लोन दे दे तो मेरे पैसे को डेबिट कर रहा है, लोन कर्जा मांग रहा है, मान रहा है, लेकिन जब हम ही को पैसा दे देगा तो वो एसेट मानेगा कि हमारा संपत्ति, इससे पैसा लेना है। तो यही कॉन्सेप्ट बैंक के साथ चलता है। यहाँ पे हम आपको यही कॉन्सेप्ट बता दिए, कोई दिक्कत किसी को? अब हम आज आपको एक चीज़ और बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? जो यूट्यूब पे इसको देख रहे होंगे ना, उस वीडियो को रोक करके हम उतना समय आपको देते हैं, साइड हो, जानबूझ के साइड हो जाते हैं कि आप इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते के प्रकार। व्यक्तिगत खातों के प्रकार कितने तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं? तीन तरह के पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव।
ये 3 तरह के होंगे पर्सनल अकाउंट। नेचुरल में कौन आएगा बताइए, हम सिर्फ एग्जांपल लिख देते हैं, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन समझते हैं जो हम लोग बनते हैं, राम मोहन सोहन, ये सब ना है। राम नेचर से क्रिएट हुआ, मोहन नेचर से क्रिएट हुआ, ये सब नेचर से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ETC क्रिएटेड बाय नेचर, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल में कौन होगा, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, इंसान जो बनाता है। कौन कौन इंसान बनाता है बताइए, बैंक, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन, ये सब क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, इंसान बना रहा है। किससे बना रहा है इंसान, अपने आप बना दे रहा है नहीं, इसके लिए लॉ है, कानून से बनाता है। और इसमें आपको जानना जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, ध्यान रखिएगा। इधर 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 चलते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट देख रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट खर्चा और इनकम इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खर्च और इनकम। तो जब किसी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है, जिसको प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है तो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे रेंट हमारा खर्चा है, लेकिन रेंट के पहले अगर आउटस्टैंडिंग जुड़ गया तो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो इसमें आता है 4 चीज जुड़ना चाहिए, आउटस्टैंडिंग किसी के पहले, खर्चे और इनकम के पहले या बाद में, एडवांस, प्रीपेड और एक्रूड, जिसके साथ ये चारों में से कोई जुड़ गया, जो भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या 4 में से कोई शब्द जुड़ गया या बाद में जुड़ा, वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे रेंट, आउटस्टैंडिंग, रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह से अगर हम बात करें एडवांस रेंट, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एडवांस रेंट रिप्रेजेंटेटिव में चल जाएगा, प्रीपेड रेंट इसमें चल जाएगा, एक्रूड रेंट इसमें चल जाएगा। मतलब खर्चा, नॉमिनल अकाउंट जो है खर्च और इनकम, उसके आसपास में अगर ये दोनों चारों में से कोई शब्द जुड़ जाता है तो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आज हम लोग आज के क्लास में यही तक देखेंगे, अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट का रूल्स। अभी हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट में याद रखना है, अभी हम मॉडर्न में नहीं पहुंचे, तो कल हम लोग रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और मॉडर्न कंसेप्ट का पूरा डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ लेंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगा। उसके बाद भी अगर किसी तरह का और आपको रिक्वायरमेंट मेरे से है कि ये चीज़ आप समझा दीजिए सर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि क्या हम और समझा सकते हैं। कमेंट में खाली यही लिख रहे हैं कि फ़ी बहुत महंगा है, भाई क्वालिटी चाहिए तो फी लगेगा। अभी हम लोग 20% का डिस्काउंट कर दिए हैं लोगों के डिमांड के हिसाब से, चलिए 20% डिस्काउंट है, कोई बात नहीं, जाके उसका फ़ायदा उठाइए। और कूपन कोड है जोहार, कूपन कोड क्या है, जोहार, और सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा जोहार, कूपन कोड जोहार, 20% का डिस्काउंट कूपन है। क्योंकि कम नहीं लगेगा प्राइसेस, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। देखिए बहुत लोग ये बोलते हैं सर यही एग्जाम, अरे यही एग्जाम के लिए क्यों पढ़ेंगे, आप अगर इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ गए तो इस तरह से जो भी एग्जाम आएगा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं ना पड़ेगा, दोबारा सिर्फ रिवाइज करेंगे। क्योंकि एक बार अगर आप पूरा भूल चुके हैं अकाउंट्स को, कॉमर्स को, तो एक बार तो आपको पूरा पढ़ना ही चाहिए। सिर्फ अपॉर्चुनिटी मत देखिए, अभी एक मौका मिला है भाई, इसके बाद दूसरा कोई मौका मिलेगा, बिहार का आएगा, कहीं का आएगा, तो अपना कॉमर्स पढ़ा हुआ रहेगा, दोबारा रिवीजन किया रहेगा, तो आपको फिर कहीं दोबारा ट्यूशन नहीं करना है, दोबारा आप सेल्फ स्टडी करके खाली टेस्ट मार के आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप अगर भूल चुके हैं, सब कुछ भूले हैं, तो एक बार तो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ जाइए, पूरा का पूरा सिलेबस को याद कर लीजिए। उसके बाद आपको हर जगह वो काम देने वाला, जो भी वैकेंसी कहीं का भी आएगा, एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा होगा कि हम अपने पेपर को, जो मेरा मेन पेपर है कॉमर्स, उसको स्ट्रॉन्ग करके हम अच्छे जगह पे जा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के आप देखिएगा, कूपन कोड जब भी मांग अप्लाई करेगा तो जोहार अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कंटेंट नहीं है, नोट्स नहीं है, हमने एक वीडियो स्पेशल बनाया कि नोट्स कहाँ पे है, कैसे मिलेगा। नोट्स जब आप जाते हैं बाई नाउ करने के लिए पेड वीडियो कोर्स में, पेड वीडियो कोर्स में जब जाते हैं तो पेड वीडियो कोर्स में आप जाइएगा और उसमें देखिएगा सबसे ऊपर है जैसे सीजीएल टेक्निकल, उसमें क्लिक कीजिएगा, क्लिक करिएगा तो ऊपर में कंटेंट दिखेगा, कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट में जाने के बाद लाइव क्लास में जाएगा, तो वहाँ पे आपको सब यूनिट बाई यूनिट देखेगा, किसी का लॉक लगा रहेगा, किसी का खुला रहेगा, जिसका खुला रहेगा उसमें घुसते जाइएगा, सारा पीडीएफ वहाँ पे और सारा वीडियो वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ देख सकते हैं डेमो के तौर पर, आप अच्छे से देखिए, अगर अच्छा लगता है तो फिर आप खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।